प्रिय विद्यार्थियों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है आप अच्छी तरह से होंगे। आज हम एक तोले अफीम की कीमत एकांकी के प्रमुख पात्र व उनकी चारित्रिक अर्थात स्वभावगत विशेषताओं के बारे में जानकारी लेंगे। हमने देखा था कि 4 पात्र हमारे सामने निकल करके इस एकांकी में आते हैं, जब प्रारंभ में हमने देखा था तब। लेकिन यहाँ जब हम एकांकी का विश्लेषण करते हैं तो मूल रूप से 3 पात्र निकल करके हमारे सामने आते हैं। या हम कह सकते हैं कि 3 पात्र प्रमुख रूप से उभर करके हमारे सामने आते हैं। यहाँ 3 पात्र कौन से आते हैं? पहला पात्र है मुरारी, जिसका पूरा नाम है मुरारी मोहन, जो लाला सीताराम का, जिनकी अफीम की दुकान है, उनका बेटा है। दूसरा है विश्वमोहिनी, जो एक पढ़ी लिखी युवती है और विशेष परिस्थितियों में उसकी मुरारी मोहन से उस दुकान पर रात के समय मुलाकात होती है। और तीसरे पात्र जो प्रमुख रूप से निकल करके आते हैं वो हैं लाला के नौकर, लाला सीताराम जी के नौकर रामदीन। ये 3 पात्र मेरे अध्ययन में सामने आते हैं। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो ये ज़रूर कहते हैं कि इसमें 2 ही प्रमुख पात्र हैं। वो 2 प्रमुख पात्र कौन से हैं? मुरारी और विश्वमोहिनी। ये 2 पात्र लोग मानते हैं और उनका कहना भी अपनी जगह पर हम उचित कह सकते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये कहानी जो है मुख्यतः इन 2 पात्रों के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि दहेज प्रथा पर ये कहानी टिकी हुई है इस एकांकी की। और जब दहेज की बात होती है तो या तो माता पिता उसमें शामिल हो सकते हैं या जो युवक युवती जिनका विवाह होना है वो उसमें शामिल हो सकते हैं। इस दृष्टि से वो कहते हैं कि इसमें 2 ही पात्र हैं मुख्य। परंतु मेरा ये मानना है कि यहाँ पात्र 2 नहीं है, बल्कि तीसरा पात्र भी लगभग उतना ही महत्वपूर्ण है, जो रामदीन है। क्यों है? अब आप देखिए, उसका कारण हम लेते हैं कि जिसके कारण तीसरा पात्र रामदीन भी इस धारा का पात्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि रामदीन के माध्यम से ही शादी की बात के माध्यम से यह कहानी आगे बढ़ती है। जो गहरे रंग में है उसको आप साथ में देखते जाइए। तो यदि रामदीन नहीं हो तो कहानी आगे बढ़नी मुश्किल है, क्योंकि कहानी की शुरुआत रामदीन के माध्यम से ही की जाती है इस एकांकी की। तो हमें इन 3 पात्रों के बारे में अध्ययन करना है कि इन पात्रों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो इस एकांकी में इन चरित्रों की विशेषताओं के अंतर्गत हम देखेंगे इन तीनों की जो चरित्र के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ ये एक दूसरे से अलग होते हैं, कहाँ फिर आप यदि इनकी विशेषताओं को जान जाओगे तो आपको यदि आपस में तुलना करनी होगी इनकी, तो आप तुलना भी बड़ी आसानी से
कर सकोगे। यदि आपको इनका चरित्र का ही ज्ञान नहीं होगा तो आप इनकी चरित्र की तुलना कैसे कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ इनकी चारित्रिक विशेषताएं जो हमारे लिए इस दृष्टि से भी उचित होगा कि हम जो है ये जान लें कि हमें परीक्षा भी देनी है, तो उस परीक्षा के लिहाज से भी ये उचित होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं मुरारी की चारित्रिक विशेषताएं या स्वभाव की उसकी विशेषताएं जो उसके व्यक्तित्व को हमारे सामने उभार करके रख देती हैं। पहली जो विशेषता हमारे सामने स्पष्ट होती है वो है जिज्ञासु व संकालु। जिज्ञासु व संकालु। तो ये इस एकांकी में कई घटनाएं ऐसी होती है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उसके मन में, जबकि वो मरने की सोच चुका होता है, उसके बावजूद भी वो अपने आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति जागरूक है, उनके प्रति उदासीन नहीं है। तो उसके मन में जब वो अपने पिताजी के नौकर रामदीन से बात कर रहा होता है तो शादी की बात चलते वो पूछता है कि तुम्हारी शादी कब हुई, किससे हुई, कैसे हुई, और रामदीन से खोद खोद के निकालता है कि शादी कैसे हुई। इसके अलावा पिता उसको बता कर के नहीं जाते हैं कि क्यों गए हैं, तो वो चीज़ भी वो रामदीन से जानना चाहता है। जबकि ऐसी परिस्थितियों में एक सामान्य इंसान ये नहीं जानने की कोशिश करता कि वह ऐसी चीज़ की चाहना क्यों रखेगा। तो यहाँ जिज्ञासु हो गया। दूसरी घटना, जब वो लड़की आती है और अफीम मांगती है और वह अफीम मांगने वाले के दुकान पर एक नियम होता है, तो वह मांगने वाले से जवाब पूछते हैं ताकि ये पता लग जाए कि वो कहीं झूठी अफीम तो नहीं ले रहा है या गलत कारणों से तो अफीम नहीं ले रहा है। तो वो शंका करना उसके स्वभाव में शामिल हो गया था कि लड़की सही मायने में इसको अफीम की अपनी माँ के लिए, दादी के लिए ज़रूरत है या नहीं है। वह प्रश्न पूछता है और अपनी शंका को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शंका बढ़ती जाती है और अंत में उसको पता भी लगा लेता है उस शंकालु स्वभाव के कारण कि यह असल में मरना नहीं चाहती है, बल्कि यह असल में दादी के लिए या माँ के लिए नहीं ले जा रही है, बल्कि यह स्वयं के मरने के लिए ले जा रही है। यहाँ उसकी एक विश्लेषण करने की प्रवृत्ति भी आ जाती है, चूँकि वो खुद ऐसी ही परिस्थितियों में गिरा है जिसमें वो मृत्यु के बारे में सोच रहा है, खुद के द्वारा सोच रहा है। तो उसके दिमाग में तुरंत बात आ जाती है कि वह मरने के लिए अफीम का उपयोग करना चाहती है। और इन सब वाक्यों से ये भी पता लग जाता है कि जब उससे वह निकलवा लेता है बातचीत के माध्यम से, उसकी घरेलू परिस्थितियों के माध्यम से वो सारी बातें उसके मुख से कहलवा लेता है, तो यहाँ उसका वाक चातुर्य भी स्पष्ट हो जाता है। जब वह विश्व मोहिनी से बात करता है भांग की गोली देने से पहले भी और अफीम की गोली देने से पहले भी और अफीम की गोली देने के बाद भी जब बात करता है, तो वो प्रश्न ऐसे करता है, ऐसे बातचीत करता है कि वह असल में उसकी बातों में आकर के और अपनी सारी स्थिति उसके सामने स्पष्ट करने को मजबूर हो जाती है। तो यहाँ उसका वाक चातुर्य भी स्पष्ट हो जाता है। तीसरा है दृढ़ निश्चयी एवं दृढ़ संकल्पी। यहाँ देखिए उसका दृढ़ संकल्प जब रामदीन से बात कर रहा होता है तब स्पष्ट हो जाता है, और रामदीन के जाने के बाद जो मन में सोचता है उससे भी स्पष्ट हो जाता है। और आगे भी बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है जिनसे उसका मजबूत होना, दृढ़ संकल्पी, दृढ़ निश्चयी होना साबित हो जाता है। जब वह दृढ़ निश्चयी, हम उसको कह सकते हैं, जब वो ये सोच रहा होता है कि पिताजी कैसे दहेज लेके शादी करेंगे, उसके वो विरोध में है,
और उस विरोध के लिए वो कुछ भी करने को आतुर है, कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि आत्महत्या भी करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वो किसी भी हालत में ये नहीं चाहता कि उसके पिताजी दहेज लेकर के उसकी शादी किसी दूसरे के साथ कर दें, या ऐसे व्यक्ति के साथ या ऐसे लड़की के साथ कर दें जो कि अनपढ़ और गंवार है और उसके स्तर की नहीं है। यहाँ उसका संकल्प जाहिर होता है और निश्चय भी है कि वो किस तरह से निश्चय कर लेता है बिना किसी डर के। चौथा है शिक्षित। वह एक बीए पास युवक है। उस समय बीए जो है बहुत बड़ी पढ़ाई की डिग्री मानी जाती थी। लोग तीसरी चौथी पाँचवीं पढ़ के छोड़ दिया करते थे, ज़्यादा करो तो 11वीं 12वीं करके छोड़ देते थे। और वह पढ़ा लिखा है, उसके स्वभाव में भी, उसकी संस्कृति में भी और उसका जो व्यवहार है उसमें भी उसके पढ़े लिखे होने का अभिमान भी हमको दिखाई दे जाता है, या गर्व भी उसको दिखाई दे जाता है। और इसी कारण से वो अनपढ़ लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता था और उसके साथ साथ शिक्षित होने के नाते ही दहेज जैसी प्रथा को वो बुरा मानता था और उस लालच को भी बुरा मानता था। उसके प्रति उसकी समझ पैदा हो गई थी। फिर उसके स्वभाव में शिक्षित होने के कारण ही जो दहेज प्रथा तथा उस जैसी और जो प्रथाएं, चूँकि वो तो उस समय दहेज प्रथा के ही संपर्क में आया था, उसी से जूझ रहा था, तो हमारे सामने तो वही आती है। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ दहेज प्रथा के साथ साथ अन्य जो प्रथाएं रही है उन प्रथाओं के बारे में भी जानकारी वो रखता था। और दहेज प्रथा का खुला विरोध उसके संवादों के माध्यम से हो जाता है। बाद में वो कहता है कि देखते हैं पिताजी कैसे शादी करते हैं, मेरी लाश के साथ शादी करेंगे। तो ये बातें उसके जो दहेज जैसी कुप्रथाओं के विचार में स्पष्ट होती है। इसके अलावा विचारवान युवा भी है। पढ़े लिखे तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन अपने पिताजी के बारे में सोचना, जबकि पिताजी के विरोध में ही वो मरना चाहता है, उनके विचारों के विरोध में ही मरना चाहता है, उनके कार्यों पर, उनके कृत्यों पर उनको बुरा मानते हुए भी, विचार करते हुए भी वो अपनी पिताजी के बारे में भी सोचता है। जो गलत विचार है उनके विरोध में सोचता है और सही विचारों की तरफ ले जाने के बारे में उनको सोचता है। और उसके साथ साथ उनकी सहयोग की जो प्रवृत्ति है उससे वो सरोबार व्यक्तित्व है। सातवां बिंदु जो है विशेषताओं का, वो कैसे? आत्महत्या करता है या करना चाहता है, लेकिन उससे पहले ये सोचता है कि पिताजी को बाद में पुलिस तंग करेगी, तो मरने के बाद भी पिताजी को पुलिस तंग नहीं करे इस कार्य में सहयोग करने के लिए पत्र लिखता है। विचारवान तो है इसमें साथ में, लेकिन सहयोग की प्रवृत्ति भी है कि पिताजी को, माताजी को, परिवार को कोई तंग नहीं करे। लेकिन इसके साथ साथ जब वो लड़की दुकान पर आती है और वो मरने के लिए गोली भांग की ले ही रहा होता है, लेकिन लड़की अपनी समस्या बताती है, तो वह उस समस्या को सुनता है, समझने की कोशिश करता है और उस लड़की को बातचीत करके उस आत्महत्या करने के निर्णय से बाहर निकाल लेता है। तो वहाँ उसकी सहयोग की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। और साहसी अपने पिता का विरोध करना और दहेज प्रथा जैसे कुप्रथा के लिए
उनका सामना करना, समाज का सामना करना बहुत साहस की बात होती है। और उस साहस के लिए उस हद तक चले जाना जहाँ तक कि आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है। हालांकि आत्महत्या बुराई है, मैं मानता हूँ कि कमज़ोरी भी है, लेकिन मरना आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है, बहुत अधिक साहस की ज़रूरत होती है। तो वह साहसिक भी है। तो इस तरह से ये 7-8 उसके चरित्र की विशेषताएं हमारे सामने निकल करके आ जाती हैं। अब विश्वमोहिनी की चरित्रगत विशेषताएं। उसकी पहली विशेषता है पारिवारिक समस्याओं की समझ रखने वाली है। उसकी शादी के लिए लड़के वाले दहेज मांगते हैं उसके पिताजी से, लगभग 5-6 हज़ार रुपये का दहेज, और वो उनकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। वो कर्ज लेने की सोचते हैं, ज़मीन बेचने की भी सोचते हैं। तो लड़की देखिए कि सोचती है कि पिताजी ने दिए काम कर दिए तो पिताजी तो कंगाल हो जाएंगे। उसके साथ साथ इस तरह से कंगाल होने पर उसके जो अन्य भाई बहन हैं उन पर क्या बीतेगी, और यदि पिताजी की परिस्थितियां बिगड़ी तो उनके रिश्तेदारों पर क्या बीतेगी। ये सारी बातें वो सोचती है अपने परिवार के बारे में। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि उसका चरित्र ऐसा है जो अपने परिवार की समस्याओं को भी ध्यान में रखता है। शिक्षित, द्वितीय वर्ष की छात्रा है डिग्री की, तो निश्चित रूप से युग के अनुसार वो शिक्षित है, पढ़ी लिखी युवती है, और विचारवान भी है, तभी तो वो परिवार के बारे में सोच रही है। अगली जो विशेषता आती है वो है व्यवहार कुशल व वाक चातुर्य से युक्त युवती। व्यवहार कुशल भी है, अपने परिवार के साथ भी, वहाँ रहकर तो वो जैसे मैं आत्महत्या नहीं कर पाऊंगी, तो वो विचारवान हो गया उसका। इसके साथ साथ व्यवहार कुशल, जब वो दुकान पर आकर के मांगती हैं तो अपनी बातों को जो है उसके सामने इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश करती है ताकि उसको भांग मिल जाए। हालांकि वो सफल नहीं होती, लेकिन दुकानदार को वो नाराज नहीं करती है। अपने वाक चातुर्य से वह उससे गोली लेने में सफल हो जाती है, चाहे वो गोली नकली ही क्यों न हो, अफीम की गोली नकली ही क्यों न हो, लेकिन वो सफल हो जाती है। तो उससे उसका वाक चातुर्य स्पष्ट होता है और व्यवहार कुशलता भी उसकी जाहिर होती है। तीसरी चीज़ है मन की बात छुपाने में नाकाम रहने वाले। हालांकि वो व्यवहार कुशल भी है, वाक चातुर्य भी रखती है, लेकिन उसके बावजूद मन में जो मान लो उसके कोई गलत बात थी तो उसको छुपाने की क्षमता उसमें नहीं थी। इतना झूठ, स्पष्ट वो झूठ वो नहीं बोल पाती थी। और उसके मन में जो बात थी, जैसे आत्महत्या के लिए गोली ले रही थी, वो बात उसकी उसके हाव भाव से और उसके व्यवहार से मुरारी के सामने स्पष्ट हो जाती है। तो यह झूठ बोल करके अपनी बात को छुपाने की क्षमता नहीं रखती थी, या झूठ को छुपा नहीं पाती थी। ये उसके चरित्र की विशेषताएं हम कह सकते हैं। तीसरा पात्र जो आता है वो है रामदीन की चारित्रिक विशेषताएं। निश्चित तौर पे रामदीन ग्रामीण निवासी था, वहाँ से काम के लिए सेठ के यहाँ आया था और वहाँ काम लग गया था। तो उसकी भाषा जो है वो भी ठेठ स्थानीय या ग्रामीण प्रभाव लिए हुए रहती हैं। तो ऐसी ही भाषा का उपयोग वो करता है। उसका स्वभाव, दूसरी विशेषता, बेहद सरल है, कहीं दुराव छिपाव उसमें नहीं है। जो बात है उसको बड़े स्पष्ट रूप से कहता है और बोलता भी अच्छा है, मीठा बोलता है। फिर तीसरी जो बात है वो है विचारों में दार्शनिकता। जब अपनी शादी के बारे में बताता है और विचार व्यक्त करते हुए जब वो कहता है मुरारी से कि वो ये सब कहाँ था, शादी माता पिता ने कर दी और हमने अपना लिया, रात को जाने का समय मिलता था तब देख नहीं पाते थे, और यदि देख भी लेते तो क्या होना था, जब हमने उसको अपना ही लिया तो फिर उसके लिए हमारा कर्तव्य भी बन जाता है।
उसको हम अपना चुके हैं, तो उसके बाद वो अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, कुरूप है, वो चीज़ कोई मायने नहीं रखती है। फिर है वफादार व ईमानदार। अपने मालिक सीताराम के लिए वह बेहद वफादार है। मालिक मुरारी भी है, लेकिन वो मालिक का बेटा है। उसके बार बार कहने पर भी वो दुकान छोड़ के नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सीताराम कह के गए हैं कि तेरे को मुरारी के साथ ही सोना है। और सेठ के बारे में कि सेठ जी क्या कहेंगे ये भी सोचता है। तो ये है कि वो अगले से गलत बात अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाह होने के कारण नहीं सुनना चाहता। तो वफादारी और ईमानदारी इन घटनाओं से उसके व्यवहार में स्पष्ट हो जाती है। और कर्तव्य परायणता तो हम जानते हैं कि सीधी सीधी उसके द्वारा जाहिर होती ही है। सेठ जी जैसा कह के गए हैं मैं वैसा करूँगा। लेकिन वो जब बच्चा उनका दबाव डालता है बार बार, और दूसरी चीज़ अपने पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है उस धर्म का भी वो निर्वहन करना चाहता है, तो दोनों प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन वो अपने कार्यों से करता है, तो उसकी कर्तव्य परायणता भी यहाँ सिद्ध हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन तीनों पात्रों का चरित्र काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान इस एकांकी में रखता है। और इन चरित्रों के माध्यम से ही यहाँ एकांकी को सफल रूप से आगे बढ़ाने में एकांकीकार सफल हो पाए हैं। और इनकी तुलना करें तो तुलना भी कर सकते हैं कि कहाँ जाकर के अंतर आता है। तो बच्ची के स्वभाव में जो भोलापन है वो मुरारी के स्वभाव में नहीं है। जो साहस मुरारी में है वो उस लड़की में नहीं है। लेकिन दोनों ही अच्छे परिवार के हैं और एक दूसरे के परिचित परिवार के भी हैं। लेकिन एक नौकर की तुलना मालिक से वैसे तो नहीं की जा सकती, लेकिन वो अपने उद्देश्यों में जितने ईमानदार है, यहाँ रामदीन भी उतना ही ईमानदार हमको दिखाई देता है। तो इस तरह से इन लोगों की ईमानदारी, अपने कर्तव्य के निर्वहन और विचारों के फलस्वरूप ये एकांकी आगे बढ़ती है और हमारे समाज में फैली हुई एक कुप्रथा, जिसे हम दहेज कुप्रथा कह सकते हैं, उसको दूर करने के लिए लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखती है। इसी के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रश्न में जो बनता है वो ज़रूर कह सकता हूँ कि पहले तो 3 छोटे प्रश्न बनते हैं। मुरारी की चरित्रगत विशेषताएं बताइए, रामदीन की स्वभावगत विशेषताएं बताइए, या फिर विश्व मोहिनी की चरित्रगत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। दूसरा एक बड़ा प्रश्न बनता है, वो है कि इस एकांकी के मुख्य पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए उन तीनों के चरित्र को उजागर कीजिए। इसी के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।